गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी से। जय श्री कृष्ण जी। अभी पूजा वूजा होगी है मॉर्निंग की। अभी घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मॉम पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद जो सा है अभी हम एज़ यूजुअल अपना मिल्क ले रहे हैं, बिकॉज व्रत है। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले व्लॉग्स जो से हैं लाइफ टीचिंग वाले बहुत पसंद आ रहे होंगे। एंड हमारी डेली ब्लॉगिंग जो सी अभी हमारा 365 डेज़ का टारगेट है। बिकॉज वीडियोस ज़्यादा हो गई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोस को आगे नहीं भेज रहे हैं, तो सब्सक्राइबर्स जो से हमारे बहुत कम है। पर मुझे कभी भी मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। मैं शुरू से बोलता हूँ आपको कि मुझे यूट्यूब से अर्निंग करनी है। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि यूट्यूब से मैं किसी को टीचिंग क्या दे सकता हूँ जो मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर एक भी क्वालिटी है वो दूसरे तक कैसे पहुँच सकती है 80% के पास। आज हमारा डिस्कशन वाला पॉइंट है मिल्क, दूध। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो ये हम मिल्क पी रहे हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके अगेंस्ट में कंजप्शन कितनी है। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है एनालाइज करने की। अगर 1% दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं हम प्रोडक्टिविटी से, नेचुरल जो हमारे केटल्स हैं, तो उसकी रेशियो क्या है, 1:2 रेशियो कितनी है या 10:2 रेशियो कितनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कैटल फार्मिंग है वो सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं, और जो कंजप्शन है वो 99% लोग कर रहे हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इसका कि खाने वाले बहुत लोग हैं, पीने वाले बहुत लोग हैं दूध, और दूध से बने बायो प्रोडक्ट्स उनसे हैं, पर उसको प्रोड्यूस करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आने वाले 7 साल या 10 साल में जो सा है ये कंटिन्यूटी चले, फिर जो रेशियो है वो 0 पे पहुंच जाएगी। बिकॉज माइग्रेशंस जो सी हैं वो टेक प्लेस कर रही हैं फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। इंडिया में लोग अपनी ज़मीनों को छोड़ के, इंडिया में लोग अपनी जगहों को छोड़ के फ़ॉरेन जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ब्रेन ड्रेन भी सही तरफ नहीं हो रहा। जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इवन जो लोग PhDs हैं, वो अब्रॉड में जाके 2 या 3 साल 4 साल जो सा वो कैब चला रहे हैं। हैंड टू माउथ जो सी जॉब्स होती हैं, जिसे हम देसी लैंग्वेज में दिहाड़ियाँ भी बोल देते हैं, डेली वेज की जॉब्स। कोई पिज़्ज़ा बेच रहा है, कोई जो सा है कैब्स चला रहा है, कोई शिफ्टिंग कर रहा है स्टोर्स पे। तो क्या ये एस्पेक्ट सही है कि अपने जो से हैं तुम लोग खेत बेच के, पहले तुम 60 लाख रुपया खेत बेचते हो, फिर तुम एजेंट को 60 लाख रुपए देते हो। मैं पॉइंट पे दोबारा आ रहा हूँ, पर ये पॉइंट इंटरलिंक्ड है। उसके बाद 60 लाख रुपए तुम कब तक पूरे करोगे? वहाँ दिहाड़ियाँ करोगे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए कमाओगे। वैसे अब तो कमाई नहीं रही है वहाँ पे, पर चलो कमाओगे तो 1 लाख या 1.5 लाख तुम्हारा खर्चा हुआ, 50,000 तुम्हें बचा। ये इंडिया में अगर तुम कोई छोटा मोटा काम करते हो, उसको 3 या 4 साल देते हैं, तो वो काम जो सा ग्रोथ करता। पर इंडिया में बिज़नेस के लिए पेशेंस चाहिए होता है, जो कि हम यंगस्टर्स में नहीं है। कोई भी बिज़नेस है उसका एक इन्वेस्टमेंट टाइम होता है, उसके बाद उसका एक इनिशियल टाइम होता है, उसके बाद ग्राफ में जो सा है उसको स्ट्राइक मिलती है, उसके बाद उसको पल्स मिलती है, पल्स मिलने के बाद अपराइट पोजीशन में जाता है, फिर होल्डिंग पोजीशन में जाता है, फिर वो कई बार अगर ध्यान ना दिया जाए तो डाउनवर्ड जाता है, या फिर
उसको अगर एकदम से पीक मिले तो हाई जाता है उसका, स्पाइक जिसे कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इंजीनियरिंग है उसकी। सो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि कोई भी बिजनेस होता है उसको समय चाहिए होता है 2 से 3 साल। 3 साल बाद या तो वो फेल होता है या वो सक्सेस होता है। सक्सेस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पीक नहीं मिलती, पर उसकी जिनसी एवरेज निकलनी शुरू हो जाती है। सो उसके बाद बंदा बोलता है कि नहीं यार मुझे कुछ अच्छी कमाई नहीं हो रही, तो वो उसको उसी टाइम छोड़ देता है बिजनेस को। और वही उसका गोल्डन पीरियड होता है जब उस बिज़नेस से ग्रोथ चाहिए होती है विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क। इवन कि आपने देखा हो करियाने की दुकान पे जो लाला बैठता है वो भी 12-12 घंटे बैठता है। सो उसमें से भी वो 5,000 रुपये दिहाड़ी अपनी लेके जाता है। चाहे वो उसमें आप लगा लो कि 5,000 रुपये में नेट प्रॉफिट नहीं है, इन्वॉल्व है सब कुछ, पर 12 घंटे में वो 5,000 की दिहाड़ी बना के जाता है। सो वैसे ही कमिंग बैक टू डैट पॉइंट कि हमारा देश कौन सा है वो रिसोर्स बेस्ड है। दूसरे देशों में रिसोर्सेज नहीं है। जिन देशों में सूरज ही नहीं है, धूप ही नहीं है, जिन देशों में धूप नहीं है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं। अगर धूप नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, खेती नहीं होगी तो पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी, बर्फ़ से आप खेती कैसे कर लोगे। तो आपको ये बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंडिया सोने की चिड़िया नहीं था, इंडिया सोने की चिड़िया अब भी है। पर सोने की चिड़िया जौन सी है उसे चिड़िया बनाने के लिए खुद कुंदन में तपना पड़ता है। कोई भी जवारी सोना बनाने से पहले उसको भट्टी में सोने को पहले मेल्ट करता है। कितनी डिग्रीज पे उसको मेल्ट होना पड़ता है, मतलब तपिश झेलनी पड़ती है। और कोई भी काम जो उनसे विदाउट तपिश झेले नहीं होता। हार्डवर्क जब तुम लोग 3 या 4 साल करके बाहर हार्डवर्क कर रहे हो, उसके बाद तुम एक लीज पे या अपना इंस्टॉलमेंट्स पे एक घर ले रहे हो। उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को 12-12 घंटे 18-18 घंटे की 3 शिफ्टें करनी पड़ती हैं। फिर एक गाड़ी लेते हो तुम, उसके बाद उसकी EMIs देने के लिए भी तुम्हें 3-3 शिफ्टें करनी पड़ती हैं। फिर तुम्हारा और ख़र्चा होता है, फिर तुम्हारी फैमिली बड़ी होती है, फिर तुम सोचते हो बड़ा घर ले लो, फिर पुराने वाले घर को सेल करके बड़ा घर लेते हो। बड़ा घर लेने के बाद भी तुम्हें आत्मसुकून नहीं है, तुम सोचते हो कि एक दिन मैं इंडिया जाऊँगा, पर इंडिया कब जाओगे? ऑलरेडी तुम्हें ये चक्कर में फंसा लिया गया है, EMIs के चक्कर में, इंस्टॉलमेंट्स जा रहे हैं। 5-10 करोड़ रुपए का तुम्हारे सिर पर लोन खड़ा है इंडिया के हिसाब से। कब जाओगे वापस? कभी नहीं जा पाता बंदा, इसी सर्कल में घूम जाता है और वो सोचते हैं कि मैं एक दिन सुकून लेने के लिए इंडिया ज़रूर जाऊँगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए गाइस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी आमदनी, आपकी इनकम इंडिया में छोटी फैमिली है तो 50,000 है, बड़ी फैमिली है तो 1 से 1.5 लाख है, तो इनफ है। क्योंकि वो सब चीज़ें जो तुमने वहाँ जाके बनाई, बड़ा घर या छोटा घर, आजकल बड़ा तो बनता नहीं किसी से, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, US में, घर गाड़ी तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ था पर तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं थी। तुम्हें पेरेंट्स के साथ रहना नहीं था, पेरेंट्स को निगलेक्ट करके आके जाना था। और पेरेंट्स जो से हैं यहीं इंडिया में, वो वृद्ध हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। और बहाना ये है कि तुम उन्हें लेके नहीं जा सकते, बिकॉज माइग्रेट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज तक अपने पेरेंट्स को ले गए? मेरे एग्जांपल, मेरी नॉलेज में तो 0.001% भी नहीं है। पेरेंट्स से पैसा खींच लिया, पेरेंट्स से यहाँ इंडिया की प्रॉपर्टी को आके वहाँ प्रॉपर्टीज ले ली, पर पेरेंट्स को फिर नहीं ले गए, पेरेंट्स की वैल्यू नहीं ली। जब पेरेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत थी 60 और 70 साल की, जब वो थे या हैं, तब तुमने उनकी वैल्यू नहीं करी। तुम्हारा ध्यान उनसे और डॉलर बनाने में, पाउंड्स बनाने में। सो मेरी बात से बहुत सारे लोग डिसएग्री भी होंगे, सहमत नहीं होंगे। ये मैं किसी पे पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी सोसाइटी पे टिप्पणी नहीं कर रहा।
किसी लोगों पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी फ्रेंड्स पे टिप्पणी नहीं कर रहा और किसी स्टूडेंट्स पे टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ये बताना है कि हम हिंदू समाज से हिंदू समाज को कायम रखो। पूजा करो, अगर आप वहाँ भी रह रहे हो तो कम्युनिटी में अपने मंदिर बनाओ और अपनी कम्युनिटी को जागरूक रखो, हिंदुत्व को जागरूक रखो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास इंडिया में रिसोर्सेज हैं तो इंडिया में बिजनेस करो। नहीं बिजनेस कर सकते, नहीं बिजनेस होता तो जॉब करो, अपना जो सा है कंट्रीब्यूशन भारत के लिए रखो। अगर इधर का नमक खाया तो भारत को कंट्रीब्यूट करो। तुम्हारी जो एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन है वो उन कंट्रीज़ को जा रही है और उन कंट्रीज़ की जो फंडिंग है वो कहाँ कहाँ जा रही है वो तुम लोगों को भी पता है, किस नेगेटिव वे में जा रही है उन कंट्रीज़ की फंडिंग। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि अभी जौन सा है कोई भी बिजनेस करो, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, गेहूँ जौन सा है वो उग नहीं रहा, कपास, बाजरा, मक्का, मेज़ जौन सा है वो कोई नहीं उगा रहा। मेरी फैमिली जौन सी थी वो पूरी फार्मर्स फैमिली थी। आज की डेट में सिर्फ एक फार्मर रह गया मेरे 5 अंकल्स में से, और वो भी अब जौन सा है इतने वृद्ध हो चुके हैं, ओल्ड एज हो चुके हैं कि उनके बस की भी अब फार्मिंग नहीं है। तो मेरा आपको यही कहना है कि अगर आपके पास फार्म्स हैं उन्हें संभाल के रखो, उन्हें मत बेचो। लैंड्स जौन सी हैं, रियल एस्टेटर जौन सी वो सारी एक्वायर कर रहे हैं, लैंड्स जौन सी हैं वो बहुत कम है। अपनी लैंड मत दो। लैंड जब तक मजबूरी ना पड़े, तुम्हारे ऊपर कोई धक्काशाही ना हो, कोई तुमने किसी का ऋण ना लेना हो, लोन ना लेना हो, तब तक लैंड मत बेचो। अगर वैसे काम चले तो अपना लैंड को संभाल के रखो, वो तुम्हारे माँ के बराबर है। वो लैंड से तुम मल्टी बिजनेसेस कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैंड नहीं है, कहीं पे 500 गज, 1000 गज, 1 एकड़ लैंड लो, 1 से 5 बनाओ, 5 से 10 बनाओ। तो मेरा यही आपको रिक्वेस्ट है कि क्रक्स इस डिस्कशन का यही है कि आने वाले टाइम में जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो मेज़ हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो राइस हो, कुछ नहीं मिलने वाला। सब चीज़ें जो उनसे वो फिनिश हो गई हैं। दूध आपको बच्चों को नहीं देने को मिलने वाला। सो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बस कर लो, जो भी कर सकते हो जल्दी करो, एक अच्छे समाज का निर्माण करो। लेक्चर कुछ ज़्यादा हो गया आज, पर ये एक बहुत सीरियस मुद्दा था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो। इस मुद्दे को किसी भी पर्सन के ऊपर मत लेना, ये सोशल मुद्दा है। थैंक यू।